इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या है? 20 से पहले या 20 के बाद? जो है तुरंत 20 के पहले कई जो लोग हैं 20 के पहले करें। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट किस दिन प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी भयंकर हो सकता है, उस डर से कैसे बाहर निकले? स्टॉक मार्केट में पैसा उगता नहीं है। स्टॉक मार्केट में दो चीजें हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जब बुक बोलते हैं तो कौन सी बुक आपने सबसे ज्यादा पढ़ी? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने पढ़ा था। पेंडेमिक के टाइम पे जब सारी चीजें हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में थम गई थी, उस वक्त एक चीज भाग रही थी और वो थी इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि इंडियंस को फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है और वो जब घर पे बैठे तो उन्होंने सोचा कि क्या करें जिससे हम घर पे बैठे पैसा कमा पाएं या हमारे पास जो पैसे हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएं। तो उन्होंने शेयर मार्केट का रुख किया और आपको बिलीव नहीं होगा कि पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुले, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की गई, जहां पर सब कुछ थम गया था वहां पर शेयर मार्केट, स्पेशली इंडियन शेयर मार्केट बहुत तेजी से भागा। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रविंद्र भारती, जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, जिनका इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे और आपकी सारी दुविधाओं को, स्पेशली शेयर मार्केट की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप लोग सोचते हैं कि उसमें कैसे ग्रो करें, उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम लोग अपने एक्सपर्ट से लेने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रविंद्र भारती। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? क्या बात है सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं ही नहीं जानना चाहता, सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जनरली क्या होता है, लोग उनको सक्सेसफुल बोलते हैं जो यूट्यूब पे दिखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन आपको शायद इतना लोगों ने नहीं देखा होगा। तो पर मेरा ये परसेप्शन है कि जो यूट्यूब पे सिर्फ वही फेमस नहीं है या फिर सिर्फ वही पैसा नहीं कमा रहा है। मुकेश अंबानी कौन से यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हैं सही है। लेकिन स्टिल वो पूरी दुनिया में किसी को भी अपने यहाँ नचा सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि रविंद्र भारती जी अपने बारे में, आपकी जो लेविश लाइफस्टाइल है या आप स्टॉक मार्केट के किंग कैसे बने पुणे में रहते हुए, इसकी एक ब्रीफ स्टोरी आप एक बार सारी जनता को बताएं ताकि वो जान पाए कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कितने खास हैं। वैसे तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उर्ली कांचन करके गांव है हमारा पूना से। ये तो 10th तक एजुकेशन वहाँ ही हुआ गांव में। बाद में 11th में पूना सिटी में आया, हॉस्टल में एडमिशन लिया। तो हॉस्टल के सीनियर बच्चे जो थे वो ट्रेड करते थे स्टॉक मार्केट में, और उनके पास बैठ के मैं स्टॉक मार्केट सीखा। तो और उनके पास बैठ के जब मैं ट्रेडिंग करने लगा तो पहली बार स्क्रीन देखा मैंने 11th में 2004 में। तो कुछ नया लगा यार, मुझे लगा ये लॉटरी जैसा, ये जो फिगर्स आंकड़े है वो जो हिल रहे हैं बार बार, हरा लाल पीला जो बार बार वो हिल रहा है, मुझे लगा लॉटरी है पहले। फिर मैंने जाने के बाद कोशिश किया जानने का कि क्या चल रहा है उनका। तो उनके वर्ड सुने कि ये बोलता है 200 कमाया, इसने 500 कमाया, उसने 1000 कमाया, हॉस्टल का लाइफ पता है आपको, सैटरडे पिक्चर देखने जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो उनका सुन के मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी कुछ तो ऐसा रोज का रोज कुछ इनकम होना चाहिए। तो फिर उनके पास मुझे स्कॉलरशिप मिला था तो मैंने 10,000 उनके पास दिए और वो मेरा ट्रेड करने लगे, जैसे गोल्ड सिल्वर। कॉलेज के बाद वो नाइट में तो यही चलता है, कमोडिटी मार्केट चालू रहता है 11:30-12 बजे तक, तो वो ट्रेडिंग चलता था। तो फिर वो क्योंकि मेरा तो कुछ नॉलेज नहीं था, तो वो जो बताते वही हम सुनेंगे। तो मुझे बोलते थे रवि हमको आज 200 मिले, कल बोलते थे 400 मिले, परसों बोलते थे 800 मिले, और चौथे दिन अचानक से बोलते थे हमारे 2000 चले गए, 4000 चले गए। तो मैं बोलता था यार इन्होंने मेरा कमाया टोटल 1200 लेकिन लॉस किया 4000। ऐसा बार बार होता था, मतलब छोटा प्रॉफिट बनाते थे और एकदम बड़ा लॉस करते थे। जो प्रॉफिट कमाया वो भी जाता था और खुद से लॉस से जाता था। तो ऐसा करके 10,000 एक बार 2-3 बार 10-10 हज़ार करके मेरा 40,000 पूरा स्कॉलरशिप खत्म हुआ। उसके बाद मैंने फिर घर से झूठ बोल के फिजिक्स का कोर्स लगाना है, मैथ्स का लगाना है, केमिस्ट्री का कोर्सेस लगाना है, ऐसे करके पैसे लेता था फादर से, क्योंकि उनको वो तो ऐसे थे, मतलब उनको लिखना पढ़े लिखे नहीं है मेरे मम्मी पापा दोनों भी। तो उनको समझ में नहीं आता क्या जो है बोल रहा है तो देने का है। एजुकेशन के लिए तो हर माँ बाप तो पैसा देती है। वो किसान भी है तो ऐसे टेक्निकल नहीं, जो क्रॉप कौन सा करना है, कभी क्या ऐसा नॉलेज भी नहीं होता है। तो हमेशा जो सब्जी हम लोग करते थे उसको कभी मार्केट ही नहीं आता था। तो वो सिचुएशन, और हमेशा 15% 20% मंथली इंटरेस्ट से वो मेरे एजुकेशन के लिए पैसा लेते थे। कभी 2000, कभी 700 रुपए भी, 500 रुपए भी हम लोग 20% इंटरेस्ट पे लेते थे। 500 रुपए भी लगे ना तो 20% इंटरेस्ट पे लेते थे। मैं ही
साथ में जाता था। अभी भी मुझे वो दिन याद आए ना तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि यार ऐसे भी दिन हमने देखे। तो फिर मैंने सीरियसली फिर कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्तों से, क्योंकि एक बार वो स्टॉक मार्केट की लत लग जाती है ना तो फिर वो इतनी जल्दी आसान ये नहीं हो जाता है। और उधर पैसा दिखता है ना कि यार हाँ प्रॉफिट भी होता है, तो आदमी उसको छोड़ नहीं पाता है। और वो जो एज होता है ना, जो कॉलेज का एज, और उस टाइम पे अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर मैंने दोस्तों से तुझको 5% से रिटर्न देता हूँ, 10% से, ऐसा करके जो हो सकता है 2-2.5-3 लाख का मैंने लॉस करवा दिया, जो अपने कैपेसिटी से उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। क्योंकि 500-1000 भी 20% के ब्याज से मेरे फादर लेते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने इतना बड़ा ये किया था, और वो समझ में नहीं आया कैसे हुआ मुझसे। वो होते चला गया, मार्केट में आ जाएगा, कल आएगा, और फिर बहुत टेंशन आ गया एक दिन, यार बहुत गलत हुआ है अभी तो फिर मैं सीरियस हो गया। और अभी क्या करने का, तो वो लोग मुझसे पैसा मांगने आते थे, दोस्त, क्योंकि अभी तूने बोला था मुझको दे दे, इसको भी क्या बताऊँ, इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ये हुआ है। तो फिर मैं ब्रोकर के ऑफिस छुपने जाता था, क्योंकि हॉस्टल में भी आते थे, कॉलेज में भी आते थे, तो मैं ब्रोकर के ऑफिस में जाके छुपता था, मतलब कोई देख ना पाए हमको, और उधर कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फिर उधर मैंने देखा कि यार सच में, उनको पूछा, वो ब्रांच मैनेजर अच्छा पहचान का हुआ था मेरा, एंजल ब्रोकिंग का, जेएम रोड पे ऑफिस था। तो मेरा कैसा बात करने का तरीका या थोड़ा सा अपना जमता है अच्छे से हर सबके साथ, जो है दोस्ती बन जाता है। तो फिर उससे दोस्ती बन गया। मैं बोला सच में पैसा बनता है क्या भाई, मेरा तो ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे तो करियर करना है इसमें, तो दिखाओ मुझे अकाउंट, किसके पास ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास, तुम तो मैनेजर हो। और वो हायर लेवल का, सीनियर वीपी लेवल का बंदा था, और अच्छा दोस्ती बना था हमारा। तो उसने मुझे एंजल ब्रोकिंग के टॉप के कुछ अकाउंट दिखाए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, मतलब जो टॉप के सबके जो पोर्टफोलियो जो दिखाए। मैं बोला यार ये मतलब मैं ये फिगर 0 कितने बार है, वो देख के मैं उसको ये किया, और मैं पागल हो गया। मैं बोला ये क्या है, क्या करते लोग। वो बोला ये लोग इन्वेस्टर है, ये रोज ये नहीं उंगली नहीं चलाते, ये रोज ये लोग बड़े इन्वेस्टर है। तो बोला हमारे पास तो इन्वेस्टर करने के लिए शुरुआत में तो पैसे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। तो फिर किधर सीखने को मिलेगा, क्योंकि उधर सीखने को नहीं मिलता था। ब्रोकर के हाउस में क्या है, खाली ट्रेड मारो, ये करो, देखो, खाली इतना ही। उनको सिखाने में क्या है, उनका ब्रोकरेज, उनको इंटरेस्ट नहीं है सिखाने में। तो फिर उस टाइम पे ना यूट्यूब चैनल थे, 2004 की बात है, 4, 5, 6 की बात है, तो ना यूट्यूब चैनल थे ना बाकी चीज थे। तो मैं आपा बलवंत चौक करके, हमारे पुणे में एबीसी चौक करके, तो वहाँ पे किताबों का बड़ा वो मार्केट है, उधर गया मैं बोला जितने स्टॉक मार्केट की किताब है मुझे भाई चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इसमें से ही कुछ करना है, मुझे इसमें से ही करियर बनाना है। और उसमें से एक किताब था जो गोपाल गलगली सर करके है, जिनके पुणे के ही ऑथर थे, उनके घर गया मैं। और उधर जाने के बाद उनका बंगलो इतना बड़ा देख के मैं बोला यार हमको एंट्री नहीं मिलेगा इधर, वो वॉचमैन मुझे छोड़ता ही नहीं था, वो सर बिजी है, वो करके नहीं था वो। एक बार फिर मुझे वो बाहर दिखे, तो मैंने जोर से चिल्लाया, उनको आवाज दिया गेट से बाहर से। फिर उसने मुझको, सर ने बोला इसको आने दे। फिर मैंने उनको बताया जो भी स्टोरी हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम में हूँ मैं, मुझे सीखना है मार्केट, मुझे करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, आपको लॉस करना है तो छोटा लॉस होना है, टारगेट बड़े होने चाहिए ट्रेडिंग में। उधर उन्होंने मुझे 80-20 का रूल समझाया कि 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, 20% ट्रेडिंग करो, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, ये सब चीजें। और शुरुआत में आप, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास बोलने का स्किल अच्छा है, तुम अच्छा मतलब कन्विंस करते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कैपिटल दिया फिर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि तुम फ्रेंचाइजी ले लो। फिर उन्होंने मुझे बताया एंजल ब्रोकिंग का फ्रेंचाइजी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। तो मैंने फादर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया, उनके ही नाम पे फ्रेंचाइजी लिया, अभी तक उनके ही नाम से वो फ्रेंचाइजी चल रहा है एंजल ब्रोकिंग का। करोड़ में ब्रोकर जो आता है, इनकम आता है, उनके ही नाम पे आता है, वो तो प्राउड फील करते हैं। अभी तो मैं खुद ब्रोकर बन रहा हूँ अभी, जैसे जो इंडिया के टॉप ब्रोकर आप सुनते हो उनमें से एक भारतीय शेयर मार्केट में अभी लॉन्च हो रहा है अभी जल्द ही। तो ये सब चीजें ऐसा लॉन्ग जर्नी है। बीच में जब मैंने वो शुरू किया 2008 में, तो फिर मैं पहले फिर साइकिल पे जाके अकाउंट ओपन करता था, फिर मैंने डिस्कवर गाड़ी लिया, लोगों के घर जाके डीमैट अकाउंट ओपन करता था, उनको बताता था। उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म होते थे, 40-40 सिग्नेचर लेना पड़ता था। तो फिर ऐसे डीमैट अकाउंट धीरे धीरे बढ़ गए। कॉलेज का थोड़ा सा, मेरा कॉलेज सेकेंडरी था मेरे लिए, और ये स्टॉक मार्केट प्राइमरी बन गया था। वैसे मेरा एजुकेशन आईटी इंजीनियरिंग हुआ है, तो अटेंडेंस 3 या 4% ही होता था कॉलेज में, क्योंकि मैं सब प्रोफेसर के अकाउंट मेरे पास होते थे, एचओडीज के अकाउंट मेरे पास होते थे, जो स्टूडेंट थे उनके अकाउंट मेरे पास होते थे, मैं उनका अकाउंट मैनेज करता था, वो मेरा अटेंडेंस मैनेज करते थे। तो ऐसा वो डील हुआ था। तो सब मतलब जब इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ गया, तो मार्केट में सबको अच्छा रिटर्न्स मिलने लगा। मेरे बताने पे ये चीजें लोग ज्यादा आने लगे, लोग मुझे फिर ग्रुप में लोग ज्यादा आने लगे, मुझे हमको बताने का, हमसे चार्ज ले भाई पे, लेकिन हमको बता कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मार्केट के डिमांड से मेरा एजुकेशन का ये बिजनेस चालू हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का, क्योंकि लोगों का डिमांड था। और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग नहीं था,
तो फिर मेरे पूरे पुणे, फिर मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर, सातारा, अहमदाबाद, दिल्ली में, ठाणा में, मुंबई में, हर जगह पे मैंने 17 ब्रांचेस थे मेरे, पूरे सेटअप मैंने किया था कोरोना से पहले। बाद में अभी पूरा सेंट्रलाइज हो गया ऑनलाइन, लेकिन बहुत बढ़िया, मैंने 1000 से ज़्यादा सेमिनार किए मैंने, 1-to-1 बड़े बड़े हॉल्स में, बहुत सारे लोग, और फिजिकल में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। और फिर कोरोना के बाद मेरा ये ऑनलाइन का जर्नी चालू हो गया, जब यूट्यूब का वगैरह, तो यूट्यूब के भी ऊपर भारतीय शेयर मार्केट हिंदी, भारतीय शेयर मार्केट मराठी, ऐसे मेरे 2 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। मेरे उस चैनल पे सेमिनार्स रहते हैं, उसमें हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी 250-300 से ज़्यादा हमारा एम्प्लॉयज़ का बेस है जो हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों को किस तरह से ग्रो करना है। ट्रेनर्स का टीम है बहुत बढ़िया। तो अचीवमेंट का तो पोर्टफोलियो बहुत ये है मेरा, जो पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया जाए तो मतलब ये पोर्टफोलियो के साथ बहुत कुछ चीज़ें। अभी 34 के एज में मैंने खुद का हेलीकॉप्टर बाय किया है मैंने, 52 एकर्स में मेरा रिजॉर्ट का काम चल रहा है, 270 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं विदाउट लोन में उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा हूँ। खुद का पेंट हाउस है, ये सब चीज़ें, मतलब ये स्टॉक मार्केट ने सारा कुछ दिया। तो लेकिन इसमें मैं 2004 से, मेरा यही लोगों से कहना होता है कि लोग ये ट्राई करते, वो ट्राई करते, वो ट्राई करते, 1000 जगह पे लोग ये देखते हैं कि, लेकिन आपको एक ही चीज़ को पकड़ के चलना पड़ेगा। उसमें आपको रिसर्च, उसमें ड्रॉप डाउन भी आ सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है, गलतियां भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं तो आपको करियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्या बात है, मतलब इस जर्नी ने तो मुझे भी एक्साइट कर दिया कि भाई एक किसान का लड़का जिसने शुरू में इतना लॉस देख लिया हो, वो आज खुद का एक हेलीकॉप्टर ओन करता है। भाई ये छोटी बात नहीं है। और अब हम समझते हैं जान से कि इतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इनके पास आई कैसे। अरे किसान का लड़का, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में मैं समझता हूँ कि ना, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि जहां से पैसा बनाया जा सकता है, मतलब पैसा उगता है, वहां नहीं है। वहां पर अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है, पैसा उतना ही है। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि यार यहाँ पर कोई पैसा उग नहीं रहा है, अगर किस दिन प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी भयंकर हो सकता है? उस डर से कैसे बाहर निकले, जबकि इनफैक्ट आप 3 से 4 लाख का लॉस तो स्टार्टिंग में कर चुके थे। अभी ये लोगों की गलत फहमी है कि स्टॉक मार्केट में पैसा उगता नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या है सर, स्टॉक मार्केट में 2 चीजें हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी ट्रेडिंग में किसी का प्रॉफिट है तो किसी का लॉस है, ये ट्रेडिंग की बात बोल रहे हो आप, और लोगों को खाली वही पता है। ये हमारे मतलब सबसे बड़ी टोकांतिका है, जो लोगों को वही लगता है स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडिंग और सट्टा, जुआ, ये सब चीजें, इधर एक का प्रॉफिट एक का लॉस। ये स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट है। मैं एक स्टॉक खरीदता हूं, यानी मैं उसकी हिस्सेदारी परचेस करता हूं और ओनरशिप में परचेस करता हूं। अभी समझो मैंने डीमार्ट का ओनरशिप लिया, डीमार्ट के स्टॉक खरीदे, राइट? तो डीमार्ट जो बिजनेस करेगा तो पैसा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, उसमें किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस नहीं है, सबका प्रॉफिट है। डीमार्ट ग्रो करेगा, प्रमोटर का प्रॉफिट है, मैं एज अ शेयर होल्डर मेरा प्रॉफिट है, सबका ग्रोथ है। यही हमारे इंडिया में सबसे बड़ा मिथ है, स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडिंग, एक का प्रॉफिट एक का लॉस। तो ये अवेयरनेस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है, ट्रेडिंग लेना बेचना ये तो एक पार्ट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो लेना बेचना वो ट्रेडिंग का वो एक पार्ट है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये उसमें ये होता है एक का प्रॉफिट एक का लॉस, वो ट्रेडिंग का पार्ट आ गया। लेकिन एक्चुअल में सही शेयर मार्केट जो है, जो करोड़पति बने हैं, राकेश झुंझुनवाला, दमानी, सब चीजें आप लोग देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उनका खुद के कंपनी का ज्यादा स्टेक उनके पास है। तो ये समझ में आना चाहिए। जो लोग रियल में, जो पूरे वर्ल्ड में हमने देखा जाए तो फॉर्च्यून 500 के लोग लिए ना, उनमें से 92% उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी है, शेयर्स है। ये जो हम लोग समझते हैं ये ट्रेडिंग, ये सब चीजें, ये हमारा अधूरा नॉलेज है। एक्चुअल में हम लोगों को अभी तक शेयर मार्केट समझ में आया ही नहीं हमारे लोगों को एक्चुअल में क्या है। तो अगर रविंदर जी से पूछें 2004 के बाद से अब तक आपने कितना पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, आप कितने वर्दी हैं? अभी लॉन्ग टर्म से सर अगर हमने देखा जाए तो ऑब्वियसली अभी क्या है, सब चीजें ऐसा ओपनली नहीं बोल सकते हैं, लमसम बता। हाँ, लमसम में। लेकिन अभी तक मेरा मतलब ओवरऑल एसेट अगर सब मिला के तो 250-300 करोड़ के आसपास सर मेरा खुद का एसेट बेस है। और वो से स्टॉक मार्केट की वजह हाँ, से? स्टॉक मार्केट दोनों, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों में से। ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी बिजनेस से पैसा आ रहा है वो इक्विटी में मैं लॉन्ग टर्म में डालता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ डालता हूँ, तो ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने में कितना ये हो गया, क्योंकि ओवरऑल एक कंबाइन है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली इन्वेस्टमेंट करता रहा, मैंने दोनों चीजें साथ में की है। मैं खुद इन्वेस्टर भी था, मैं खुद
ट्रेडिंग भी करता हूँ ओकेजनली में, और मैं बिजनेसमैन भी हूँ। हाँ, तो बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। तो वो ये- बिजनेस आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या फिर कुछ अलग? नहीं, पूरा 100% स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेस है मेरा। मैं स्टॉक मार्केट में, मेरा खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में मेरा सबसे बड़ा इंडिया में, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में, मैं चैलेंज देके बोल सकता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में भारतीय शेयर मार्केट का जो मास्टर कोर्स है हमारा, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पिछले 15 साल से 10-12 लोग कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या नया चाहिए, फीडबैक लेते हैं लोगों से कि क्या और चाहिए सर, क्या ऐड कर सकते हैं, हमेशा इंप्रूवमेंट, पूरा फीडबैक इंप्रूवमेंट करके ऐसा इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना है। तो ट्रेनिंग में हमारा बहुत बढ़िया काम है, जो अभी ऑनलाइन में है, जो भारतीय शेयर मार्केट हिंदी और भारतीय शेयर मार्केट मराठी, मैंने जैसे बोला कि उधर अभी थोड़ा सा अवेयरनेस हमने यूट्यूब के ऊपर चालू किया है। तो एक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग है। मेरे पास 650 करोड़ का पोर्टफोलियो वेल्थ में खुद मैनेज करता हूँ एज अ फंड मैनेजर। बहुत बड़े बड़े मेरे पास इन्वेस्टर्स है, क्योंकि वो उधर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। तो बहुत बड़े बैंक्स भी मेरे पास इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो उनका जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पोर्टफोलियो है। अभी पूरा अक्रॉस आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज फ्लोज आ रहा है मार्केट में। बहुत सारी मतलब इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी है, डीमैट अकाउंट भी हम लोग सर्व करते हैं। अभी ब्रोकिंग हाउस जो है वो चीजें है हमारी, फ्रेंचाइज बेस है हमारा, बहुत बड़ा सिस्टम है, जो फ्रेंचाइज लेके लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारे साथ। तो वो सब मतलब ओवरऑल बहुत बड़ा ये बेस है। तो पहले से ही ये सब चीजें साथ में है, तो ऐसा बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं कि प्योरली स्टॉक मार्केट से कितना कमाए और बिजनेस है, लेकिन ये सब साथ में करके यहाँ तक आए हैं अभी। रविंद्र जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो अगर रविंद्र जी से पूछा जाए कि एक बिगिनर शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है, उससे पहले उसको किन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और शेयर मार्केट में एंटर करने के बाद 1 साल तक उनको किन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अभी 3 चीजों का ध्यान मतलब क्या है? सबसे पहले क्लियर थॉट से मार्केट में आना चाहिए। क्लियर थॉट मतलब क्या, कि मैं स्टॉक मार्केट में क्या करने वाला हूं, मैं ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। ये सबसे पहले, अभी मैंने जैसे आपने सबसे पहले बताया, ये फिलोसॉफी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले आप गाड़ी चलाना सीखो, तैरना सीखो, फिर पानी में जाओ, तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे से आपको समझ में आएगा। लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, इधर उधर के 2-4 वीडियो देखे, सब चीजें किया, डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन, कुछ बेस पता नहीं उसका, किससे बना है फ्यूचर, किससे बना है ऑप्शन, क्यों रेट हिल रहे हैं, बेसिक्स डिमांड सप्लाई भी पता नहीं है, डायरेक्ट ट्रेडर बन के चालू हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है, पहले सीखकर आपको काम करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज कोई भी एक दो साल में तो किसी को सक्सेस नहीं मिला है स्टॉक मार्केट में। Correct. आपको 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल देने पड़ेंगे उसको समझना। लेकिन ये सर ऐसी चीज है ना स्टॉक मार्केट, कि आपको दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपके समझ में आया ये चीज, तो कंपाउंडिंग जो पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप थोड़ा सा समझ गए तो लॉन्ग टर्म में भी आप 20, 25, 30% से भी अगर आप ग्रो हुए, 15, 20, 25, 30, तो भी बहुत पैसा बनता है। वॉरेन बफेट को इतना 10 लाख करोड़ का उनका एसेट है, 4 बार उन्होंने 80% से ज्यादा डोनेट किया है, फिर भी आज दुनिया के अमेरिकन लिस्ट में, अगर डोनेट नहीं करते तो वो सबसे ऊपर होते आज। उनको खाली 14-15% का रिटर्न मिला है खाली एनुअल, फिर भी वो दुनिया के अमेरिकन लिस्ट में है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग से बहुत पैसा बनता है। तो यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेडर को क्लियर सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, थॉट क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको आना चाहिए। ये तभी ये 3 चीजों से ही आपको आप ध्यान में रख के ही आप ग्रो कर सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, एक और चीज बताइए कि जो लोग देखेंगे अभी शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बिगिनर को शुरू करना हो तो 3 ऐसी चीजें जो कि उसे करनी चाहिए कि मैं शेयर मार्केट में एंटर कैसे हूं, मुझे ये तो बताओ कम से कम। हाँ, तो 3 ऐसी शेयर मार्केट को एंटर करने के लिए उसको पहले सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना है। ठीक है, राइट। डीमैट अकाउंट मतलब एक्शन। अब डीमैट अकाउंट वो कैसे खोले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, तो वो आप अपने रेकमेंड कैसे करोगे? यस, अभी डीमैट अकाउंट क्या है, अपना में यहाँ पे अपना वीडियो के लिंक भी दे देंगे हम लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे, यहाँ पे जाके आप डीमैट खोल सकते हो। क्योंकि मैं ग्राउंड से आया हूँ, मुझे पता है क्या लैंग्वेज और क्या क्या लगता है लोगों को और किधर प्रॉब्लम में ये है, तो मुझे ये सब चीजें पता है। तो हमने पूरा ग्राउंड लेवल से मैं खुद आया हूँ, तो ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन हमें पता है, तो उस तरह से हम लोग सर्व करते हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन किया, डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल किया, पता नहीं होता है सपोर्ट किधर करे, मेल किधर करे, ये सबको जमता नहीं है ये सारी चीजें। तो लोगों को पर्सनलाइज सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत में। हाँ, एक बार आप सेट हो गए, 1-2 साल आपको ट्रेडर बन गए, आप तो बाद में जरूरत नहीं होता, लेकिन शुरुआत में
कस्टमाइज सपोर्ट की और मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, पड़ती है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब एक्चुअल में ये होते हैं, जब स्टीयरिंग पे बैठते हैं ना, तभी समझ में आता है कि क्या तकलीफ होता है। करेक्ट। डीमैट ओपन करके स्टार्ट करना चाहिए और सीख कर स्टार्ट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मतलब आते ही थोड़ा गड़बड़ करना, ये वो थोड़ा एक्साइटेड होना, थोड़ा प्रॉफिट हुआ एक्साइटेड होना, बाद में वापस कुछ गलतियां करना, तो इससे काम नहीं बनेगा। थोड़ा पेशेंसली उसको आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर आगे जाके काम बन सकता है। ओके, सो अभी तक की कॉन्वर्सेशन में तो समझ में आ गया कि भैया इस बंदे ने शेयर मार्केट में काफी चीजें उखाड़ी हैं। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी वर्थ बना लेना छोटी बात नहीं है, लेकिन आपकी लिमिट क्या है? मतलब अगर कई बार पूछते हैं कि इंसान शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा है, कितना अथा पैसा है आपको जो दिखता है, और आपको क्या लगता है, आपकी अभी एज क्या है सर? 34 34 साल के आप हैं। आपको क्या लगता है कि आप जितना गहरा समंदर देखते हैं शेयर मार्केट में पैसों का, आप कितना सोचते हैं कि यार मैं 50 तक इतनी वर्थ बना लूंगा? अभी सर कैसा है, मैं वही बोला, मैं इन्वेस्टर भी और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी मैं खुद का आईपीओ लॉन्च करने जा रहा हूँ। ओह, मैं जैसे बोला मैं ब्रोकिंग में आ रहा हूँ, मैं खुद का आईपीओ लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं 2025-26 में मेरा 10,000 करोड़ का मैं आईपीओ का प्लान है मेरा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़े दुनिया के अमीर लोग जो है वो खुद के कंपनी के ओनर है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, इसलिए वो उनका स्टेक बहुत बड़ा है, इसलिए वो एक प्रकार का इक्विटी है, वो भी एक प्रकार का शेयर ही है। मुकेश अंबानी रिलायंस के सबसे बड़े ओनर है। करेक्ट। तो ये भी वो कि उनका स्टॉक का ज्यादा हिस्सा उनके पास है। तो ये सब गेम है सर। बड़ा बनना है तो 3 गेम सबसे इंपॉर्टेंट, 3 इन्वेस्टमेंट मैं यूथ को बताना चाहूंगा। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे, दूसरा खुद के कंपनी में, खुद का स्टॉक बड़ा करो, आप खुद का कंपनी बड़ा करो, वो इन्वेस्टमेंट बहुत आपको रिटर्न देगा, और तीसरा इक्विटी में, फिर शेयर्स में। तो ये है। तो मैं खुद सर 2025 तक मेरा 10,000 करोड़ तक तो आराम से जाएगा। उसके बाद का जर्नी में इंडिया में मैं बर्कशायर हाथवे खड़ा करना चाहता हूँ। जो वॉरेन बफेट जी का जो कंपनी है, वो मेरा विजन है कि उतने बड़े लेवल का $1 ट्रिलियन का कंपनी मुझे इंडिया में बनाना है। ये सपना लेके अभी मैं चल रहा हूँ, और उस हिसाब से सब रिसोर्सेस आ रहे हैं, नॉलेज ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ लोगों से, मिल रहा हूँ लोगों से, और सारी चीजें अभी देखेंगे कैसा होता है, लेकिन ये एम्बिशंस बड़े हैं सर। क्या बात है। तो रविंद्र जी, मेरा एक और सवाल है इससे रिलेटेड कि स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट तो था। यस। तो 3 ऐसे रिसोर्सेज जिससे आपने खूब स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा, अगर आप बुक बोलते हैं तो प्लीज आप बुक का नाम भी बताइएगा, और अगर आप कोई ट्यूटर बोलते हैं कि मैंने इससे सीखा तो उसका नाम बताइएगा, ताकि लोगों को पता लगे। यस। अभी सर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत में, उस टाइम पे जब मैंने सीखा था, उस टाइम पे बुक से ही सीखा था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे बाकी चीजें नहीं थी। धीरे धीरे यूट्यूब मतलब ये होने लगा था 2008-10 के बाद ही शायद ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब बुक बोलते हैं तो कौन सी बुक आपने सबसे ज्यादा पढ़ी? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने पढ़ा था। उसके बाद मराठी लैंग्वेज में 2-3 बुक है, क्योंकि मैं मराठी बुक ज्यादा प्रेफर करते थे। तो उस टाइम पे मैंने ये किया था। तो ट्रेडिंग व्यू करके वेबसाइट है, उधर अच्छा नॉलेज मिलता है। मनी कंट्रोल, उधर अच्छा नॉलेज मिलता है। स्क्रीनर्स के लिए, फंडामेंटल के लिए screeners.in करके वेबसाइट है, वो बहुत बढ़िया। टिकर टेप बहुत बढ़िया वेबसाइट है। उसके बाद investing.com, ये भी बहुत अच्छी है वेबसाइट है। तो ये 4-5 जगह पे आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर कोई बिगिनर है और वो कहता है कि मैं पहली बार ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए घुस रहा हूं, तो मैं अपना जो, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है, तो अगर वो मान लो कि 5-10 हजार रुपया कमाता है, तो आपके हिसाब से पहली बार उसे अपनी कमाई का कितना हिस्सा कहां पर लगाना चाहिए? उसको पहली बार अगर कर रहा है ना, तो सबसे मैं ऐसा सलाह दूंगा मैं कि सबसे पहले ना, घर में जो चीज यूज करना है बहुत लंबे सालों से, वो स्टॉक ले लो, उसको मजा आएगा। कि मैं कोलगेट से ये करता हूँ, मैं कोलगेट लेता हूँ, मैं ब्रिटानिया के बिस्किट खाता हूँ, मैं ब्रिटानिया लेता हूँ, मैं मारुति की गाड़ी यूज करता हूँ, मैं मारुति लेता हूँ, मेरा बजाज फाइनेंस में मैं EMI करता हूँ मोबाइल पे, मैं बजाज फाइनेंस लेता हूँ। घर में कौन सा फैन है मैं वो लेता हूँ, मैं कौन सा घड़ी पहनता हूँ मैं वो स्टॉक लेता हूँ, मैं कौन से जूते पहन रहा हूँ मैं वो स्टॉक लेता हूँ। धीरे धीरे पहले वो क्या यूज कर रहा है वो देखे, और वो कंपनी लिस्टेड है क्या वो देखे, और वो भी शेयर खरीदता है ना वो, तो भी बहुत इंपैक्ट आएगा। जिस बैंक में अकाउंट है वो शेयर ले ले। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसने वो सालों से कंपनियां देखी है, तो शुरुआत में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करे, उसको टेंशन नहीं होगा सीखने के लिए। करेक्ट। तो ये है। तो नहीं तो फिर निफ्टी 50 के स्टॉक ले लो, जो टॉप के 50 इंडिया की कंपनी है, निफ्टी 50 में आती है। नहीं तो निफ्टी का इंडेक्स आता है डायरेक्ट, निफ्टी 20। मतलब मेरे पास अगर 200 रुपए भी है तो मैं डायरेक्ट 50 कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी 20 करके ETF आता है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शुरुआत में जो पता है, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिस कंपनियों को सालों से देखते हैं, यूज कर रहे हैं, तो उससे शुरुआत किया तो भी टेंशन नहीं है। ट्रेडिंग करने जाओगे शुरुआत में तो फंस जाएंगे। पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, फंडामेंटल सीखो, बेसिक सीखो कि क्या है,
गाड़ी का बेसिक तो सीखो, 4 पहिए होते हैं, क्यों घूमते हैं, क्या होता है उसको, Correct. बराबर है कि डायरेक्ट तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, फिर जाके धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ेगा, ऐसा है। तो जब शुरू में आपने, जब आप स्टार्टिंग में आए थे और आपने पैसा गवा दिया था, उस टाइम पे 3 ऐसी लर्निंग जो आपने सीखी कि यार ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मुझे अब ध्यान रखना है, फ्यूचर में वो ऐसी गलती में ना करूं, वो क्या अभी सबसे इंपॉर्टेंट गलती क्या है, जो पैसा है उसको गवाओ मत। हाँ। थोड़ा रुक के स्पीच पे टिके रहो। हाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, शुरुआत में बड़े बड़े लॉस करके ये जाता है, पैसा खो जाता है, और फिर पैसा जाने के बाद फिर हाथ में कुछ नहीं रहता है फिर। करेक्ट। कि एक बार पैसा चला गया ना तो फिर कुछ कर नहीं सकते। जैसे मेरे हाथ में पैसा नहीं था, फिर मैंने क्या किया, तो फिर मुझे आइडिया दिया उस सर ने कि थोड़ा उन्होंने ही कैपिटल दिया 10-12 हजार, और उन्होंने आइडिया दिया कि भाई तुम बातें अच्छे करते हो, बिजनेस स्टार्ट करो। फिर मेरे पास पैसा आने लगा, फिर मैं इन्वेस्ट करने लगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट खुद शुरुआत का जो कैपिटल है वही आपका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। तो वो शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप खोइए मत। बहुत धीरे धीरे से, बहुत समझ के, एकदम आराम से करो, कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा सोचो कि खाली अकाउंट में डीमैट में पैसा रखना है और खाली देखना है, इतने से भी आप बहुत सीखोगे। तो पैसा बचा के शुरुआत में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने से पैसे बचाना शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट खुद प्रेफर कराती है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, क्रिप्टो भी आजकल आ गया है। तो मुझे ये जानना है कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट पे क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर किसी के पास 1000 रुपए है तो क्या 1000 के 1000 रुपए वो स्टॉक मार्केट में लगा दे, या फिर आप प्रेफर कराओगे कि ठीक है नहीं यार, आप इस तरह से अपने जो सेट है या आपके पैसे हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हो, इस एरिया में पैसा डाल सकते हो। अभी कैसा है सर, सबके इसके ऊपर होता है, रिस्क प्रोफाइल के ऊपर ये होता है। सबका प्रोफाइलिंग अलग होता है। जो चीज मुझे सूट होगी वो आपको नहीं होगी, जो आपको सूट होगी। तो मोटा मोटी मेरा यही कि मानना है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जैसे कि आपका जो है, अभी मैं जैसे बोला फॉर्च्यून 500 का बोला मैंने कि एसेट एलोकेशन भी आदमी को बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, कि मेरा रियल एस्टेट में कितना होना चाहिए, मेरा इक्विटी में कितना होना चाहिए, मेरा गोल्ड में कितना होना चाहिए, मेरा एज कितना है। तो शुरुआत में मैं रिस्क कैपेसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अर्निंग करेंगे, बैठ के तो कोई खाता नहीं है आजकल, कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं। तो शुरुआत के इस टाइम पे वो इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि बाकी के एसेट देखिए आप, एफडी में 4-5% मिलता है, गोल्ड में 5-6% मिलता है, रियल एस्टेट 7-8% से बढ़ता है, बराबर। तो ये 3 ही एसेट है जो जिधर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इन्फ्लेशन भी 7-8% से बढ़ रहा है, तो नेट 0 मिल रहा है हाथ में। मतलब एक आधा चीज 100 रुपए को है, अगले साल वो 107 रुपए को हो जाएगी, 108 रुपए को हो जाएगी। करेक्ट। तो 8 रुपए वैसे भी 100 रुपए का वैल्यू कम हो गया, तो मुझसे 108 से ऊपर जो मिलेगा वो मेरा रिटर्न है एक्चुअल में। करेक्ट। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को कौन सा एसेट बीट कर रहा है, इन्फ्लेशन से ज्यादा कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा पैसा देगी इन्फ्लेशन से। आज के बाद आपको 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये देखना है इन्फ्लेशन से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं। जितना इन्फ्लेशन से ज्यादा है वही आपका प्रॉफिट है, इन्फ्लेशन में 7 है तो 0 है। तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल बहुत ही। तो आपको इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरुआत में। तो एक फॉर्मूला है इसमें, 100 माइनस अपना एज, उतना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए। 100 माइनस आपका एज, मतलब आप, मेरा अभी 34 है, तो मेरा 100 माइनस 34 66% मेरा इक्विटी में होना चाहिए। तो मेरा वैसे भी ज्यादा ही है। अभी मैंने रिजॉर्ट के लिए लैंड परचेस किया, तो थोड़ा सा अभी मेरा ये हो गया, नहीं तो मेरा 99% मेरा इक्विटी में ही था। ओह क्रेजी। और अभी मैंने एक ऑफिस भी लिया, ओन ऑफिस लिया, तो उधर 30-40 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, और रिजॉर्ट के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया अभी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें हुआ, लेकिन वो भी एक इक्विटी है, रिजॉर्ट यानी क्या, बिजनेस। हाँ करेक्ट। वो भी क्या है, इक्विटी है। मैंने खुद का ऑफिस लिया, वो भी क्या है, बिजनेस में ही पैसा डाला है ना। करेक्ट। वो भी इक्विटी में ही डाला है, धंधे में ही डाला है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे आप शेयर मार्केट हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो अगर कोई बिगनर है, वो आता है, जैसे आपने 3-4 शेयर्स के नाम बताए, वो चलो आपने बता दिए फ्लो में। अगर रविंद्र भारती जी से पूछे कि उनके पोर्टफोलियो के, हम अगेन रेकमेंड नहीं कर रहे, उनके पोर्टफोलियो का टॉप 5 शेयर्स जिन शेयर्स ने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया, वो कौन से? हाँ, मुझे शेयर्स ने, बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। अच्छा, मैं साथ में ये भी पूछना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बात ये कि बजाज फाइनेंस को एक शेयर पर चलते हैं। बाय द वे हम बता देते हैं कि हम यहाँ पर शेयर रेकमेंड नहीं कर रहे, आप अपनी सूझबूझ से ही शेयर को खरीदेगा जब आपकी पूरी नॉलेज हो तब। लेकिन पहला सवाल अब बजाज फाइनेंस का,
बजाज फाइनेंस में आप एंटर कब हुए? अलग अलग लेवल पे एंटर हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये है, हर लेवल पे मैं वैसे ही जैसे जैसे हम लोग मंथली, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा बिजनेस में आता था मैं डेली बाय करता था। तो मिनिमम कितने प्राइस पर था जब आपने खरीदा था उसे? 1600-1700 के आसपास मैंने ये किया था, तो 8000 का भी रेट आके गया है। एवरेज वो चलता है, 2000 पे भी आया था वापस लॉकडाउन में, उस टाइम पे तो बहुत माल लिया था। हाँ। क्योंकि पता है ना एवरेज किस टाइम पे क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अच्छे माल के लिए रेट नहीं देखा जाता सर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। अच्छा स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आपको रेट नहीं देखना चाहिए, मैं कभी रेट नहीं देखता हूं सर। जो फंडामेंटली में मेरे स्टॉक फिट होते हैं, मेरे 10-12 पैरामीटर से फंडामेंटल के, उसमें स्टॉक फिट होते हैं ना, मैं डेली में रेट भी नहीं देखता है, डायरेक्ट क्वांटिटी मैं इनको पता होता है मेरे आदमी को कि इतने इतना परसेंटेज में ये शेयर्स लेना है, भाई ले ले 5 लाख के, भाई ले ले 10 लाख के, भाई ले ले 20 लाख के, ऐसा रोज बाइंग करता था मैं, रोज। जो बिजनेस से फंड आता था, इस टाइम की मैं पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो और ज्यादा आता है, तो लेकिन थोड़ा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिजॉर्ट में, और मैं बोला विदाउट लोन में कंप्लीट कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा अभी कम हुआ, लेकिन मैं डेली बाय करता था सर, डेली। तो और मैं कभी रेट नहीं देखता, रेट देखने का ही नहीं, अगर अच्छा माल है। अभी आप बताओ, समझो एमआरएफ का एवरेज रेट अभी 70,000 80,000, आप जो भी रहता है कम ऊपर नीचे होता है। अभी जिसने एमआरएफ 1000 रुपए खरीदा और उसको लगा उसने 1500 में बेचा, और अभी जिसने 1000 में लिया उसने 1500 में बेचा, लेकिन समझो उसने 1000 में लिया, अभी आगे उसके लिए 80,000 चल रहा है, और जिसने 2000 में लिया उसको भी 80,000 चल रहा है रेट। करेक्ट। तो उन दोनों के रिटर्न में कितना फर्क है, पॉइंट में। करेक्ट। उसने डबल रेट पे लिया है, 100% ज्यादा प्राइस पे लिया है, एक ने 1000 पे लिया, एक ने 2000 पे लिया, यानी कि 100% ज्यादा प्राइस पे लिया, लेकिन आज 80,000 है, तो उनके रिटर्न्स में फर्क है क्या, ज्यादा पॉइंट में। करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा माल, उसका कोई कीमत नहीं देखा जाता है, आप खाली एक्वायर करते रहो। मार्केट में डाउनफॉल आएंगे, मंदी यानी संधि होती है, हम लोग बोलते हैं मराठी में, मंदी मतलब संधि, वो अपॉर्चुनिटी होती है मंदी, डाउनफॉल। करेक्ट। तो उसमें आपको और डालना है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी माल है, प्रॉफिट तो कंपनियां बना रही है, डिमांड सप्लाई की वजह से स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आपको एक्युमुलेट करते रहना है माल, आपको आपका पोर्टफोलियो ऐसा बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो, आप होल्ड रहोगे मार्केट में, कुछ नहीं करोगे, खाली कुछ दिमाग में नहीं लगाओगे, आप निफ्टी के भी शेयर्स लेके रखोगे ना तो भी आप पैसा बनाओगे। तो आपका पहला शेयर हो गया, आपने कहा कि बजाज फाइनेंस से आपने बहुत पैसा बनाया। दूसरा शेयर कौन सा? जैसा बजाज फाइनेंस ने मैंने ये किया, मैंने टाटा कंज्यूमर से बहुत टाटा कंज्यूमर से अच्छे मैंने ये किए हैं। ठीक है, 2 हो गए। मैंने उज्जीवन फाइनेंस से मैंने अच्छे, एक बार वापस बताइए तीसरा कौन सा? उज्जीवन करके फाइनेंस है। ठीक है। हाँ, उससे भी मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, मेरे वर्लपूल में मेरा अच्छा, वर्लपूल में, एशियन पेंट में मेरा अच्छा ये था। तो ऐसे 4-5 स्टॉक में मेरा ज्यादा अभी है। तो आपका पोर्टफोलियो में आपके टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां से आपने बहुत पैसा बनाया। अब मैं रविंद्र भारती जी से पूछना चाहूंगा, देखो आप लोग इतने टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं, तो आपके ना रग रग को, एक नब्ज को पकड़ते हैं, जानते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर पूछूं आपसे कि रविंद्र भारती जी अब अगले 10 साल के लिए ऐसे कौन से 5 स्टॉक चुनेंगे जिनसे उनको लगता है कि बहुत प्रॉफिट बनने वाला है? स्टॉक से मैं, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक जाने से मैं बोलूंगा, मेरा मैक्सिमम ये जो है वेटेज है ना, वो आईटी को, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी, अगर आगे जाके बिजनेस, कौन सा भी बिजनेस हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, आपको कोई यूनिट डालना हो, प्रोडक्शन करना हो, आप टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको ग्रो करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपका टेक कंपनी नहीं है तो भी आपको ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी का मदद लेना ही पड़ेगा। हेल्प तो टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस भी बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये 2 चीजें हैं, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा सब चीजें होगी, ये 2 चीजें। तो मैं 2 सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और उसमें से अच्छे डेट फ्री कंपनियां कौन सी होती है, जो लोन नहीं है जिस कंपनी के ऊपर, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो फंडामेंटल कुछ प्रोमोटर्स जिनके अच्छे हैं, तो ऐसे स्टॉक आप लोग ले सकते हो, क्योंकि आपको भी समझ में आता है कि ये चीज लॉन्ग टर्म में होने ही वाली है। यार आप चीज यूज करते हो, अभी मैंने अभी जब से मैंने रिजॉर्ट चालू किया ना, मैं बोला तब से मैंने पॉलीकैप, क्योंकि पॉलीकैप के बिना मटेरियल यूज ही नहीं हो रहा है, एस्ट्रल पाइप मैंने अपने पोर्टफोलियो लेकर रखे, भाई मैं इतना माल यूज कर रहा हूँ। तो ये चीजें, सब चीजें होनी चाहिए अपने को। ये प्रैक्टिकल तो बाद में मैंने कंजम्पशन के स्टॉक मैंने बढ़ा दिए, जो कंस्ट्रक्शन के, भाई सब इनके बिना तो मोनोपोली है। करेक्ट। तो ऐसा है। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं बता रहे, बट सेक्टर्स बता रहे हैं। वो सेक्टर्स आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। तो चलते एक काम करते हैं। आपने 2 सेक्टर्स बताए। आपने पहला सेक्टर बताया आईटी, और दूसरा सेक्टर आपने बताया फाइनेंस। मेरा एक पर्सनल फेवरेट सेक्टर है, इनफैक्ट 2 हैं, आप बताना वो मैं सही जा रहा हूँ गलत। फिर उसके बाद इन सेक्टर्स के बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे ताकि लोगों को पता लगे।
तीसरा मेरा जो सेक्टर है वो इंश्योरेंस है। मुझे लगता है इंडिया में इंश्योरेंस अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, यस यस लेकिन वो 3 से 4% ही है, और अभी जनरली आजकल लोग इंश्योरेंस करवाने Yes, लगे हैं। yes. और इसके अलावा मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज यस बढ़ेंगी, यस यस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल ज्यादा दिन के नहीं है। राइट राइट तो ये 4 सेक्टर्स मेरे हैं। वो 2 सेक्टर आपको भाते हैं, मतलब आपका क्या कहना है कि जो बाकी 2 यस सेक्टर? यस बाकी आपने बोला इंश्योरेंस, वो भी फाइनेंस के अंडर ही आता है, सब पार्ट है वो भी। ओके। वो फाइनेंस का ही सब पार्ट है, तो वो उसमें आता है मेरे पास, मतलब HDFC लाइफ उसमें भी हमारे पोर्टफोलियो में है, ICICI प्रू है हमारे पोर्टफोलियो में है। तो ये फाइनेंस के अंदर ही आता है। ब्रोकिंग कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, आपके इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये सब मोटा मोटी फाइनेंस में ही आता है। तो ये एक दूसरा बात हुआ। आपने दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यही कंपनियां बना रही, जो अपने जो एग्जिस्टिंग ऑटो कंपनी है वही कंपनियां बनाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसा दूसरा तो टपकेगा नहीं कि आसमान से जो आएगा और बनाएगा, तो वो सब चीजें है, बैटरीज हो गया, तो ये भी आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ऐसा दूसरा कोई कंपनी उभर के नहीं आएगा, ये जो कंपनियां है वही शिफ्ट होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आपको यही स्टॉक लेने पड़ेगे, टाटा मोटर्स, बजाज, आपको हीरो मोटो का, राजा बैटरीज या एक्साइड, ये यही स्टॉक रहने वाले हैं जो शिफ्ट होने वाले हैं, खाली उनका ये बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ऑलरेडी वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में एक्सपोजर ऑलरेडी है। इंश्योरेंस सेक्टर भी वो फाइनेंस में आता है, वो भी ग्रो करने वाला है, क्योंकि उसका नीड ही है ना सर, वो तो जरूरत है, और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है तो उसका बिजनेस बढ़ रहा है। और इंडिया में सर क्या है, कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में देखो, सबसे ज्यादा पैसा 30 के ऊपर के लोग बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉपुलेशन 30 के अंदर है, और सबके ज्यादा महंगे फोन्स, जो गैजेट्स है या सब चीजें, कंजम्पशन परचेज, जो एक्सपेंस कौन कर रहा है, यूथ कर रहा है, 30 के नीचे के लोग कर रहे हैं। तो आगे जाके बहुत बड़ा कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया, मतलब माल बहुत बिकने वाला है, पैसा बनने वाला है, कंपनियों का प्रॉफिट बनने वाला है। तो अपना फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, अपना जनता ही अपना फंडामेंटल है। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी पावर है इंडिया की। एक इस स्टॉक में मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग आपके थोड़े से डीप डाइव करेंगे आपकी नॉलेज के ऊपर भी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके वो दोनों सेक्टर के ऊपर ही। पहला सेक्टर आपने चूज किया था IT। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके IT में टॉप 3 फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं, डायरेक्टली जवाब देना, आपको घुमानी नहीं है चीज को। तो विप्रो है, परसिस्टेंट करके, उसमें मेरा अच्छा मतलब ये है विप्रो, परसिस्टेंट। और आप TCS में भी, वो TCS में क्या है, बहुत बड़ा जाइंट हो चुका है, लेकिन TCS अभी भी मतलब और आगे बढ़ेगा, मतलब $1 ट्रिलियन कंपनी भी हो सकता है आगे जाके, मैं ऐसा TCS को सोचता हूँ। आपने विप्रो का नाम लिया, अगेन मैं कह देता हूँ कि हम लोग स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे भाई, अपनी समझ से खरीदना, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तुमने खरीद लिया। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्लेमर, क्योंकि क्या है, वो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीज हम लोग है, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हो, कोई भी स्टॉक का, वहां पे सेबी ने कंपलसरी किया है डिस्क्लेमर कि कोई भी है वो अपने हिसाब से, अपने एडवाइजर का ये करके लेना है, और अपने रिस्क एपेटाइट से हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगा कर ही मार्केट में काम करना है। तो मुझे आपसे एक सवाल है, जब आप विप्रो का नाम ले रहे थे, विप्रो लगातार गिर रहा है, मतलब अगर देखे तो 600 रुपए को छू के आया था, आज वो 400 रुपए और 300 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब इतनी बुरी गत कैसे होगी, जबकि आप कह रहे हो कि IT की डिमांड हमेशा बढ़ेगी। नहीं, IT का सर कैसा है, विप्रो का भी डाइवर्सिफाइड बहुत हो चुका है विप्रो। हाँ, वो मतलब ऐसा ही IT बेस ही नहीं रहा है, और उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब देखो 1-2 साल, वो अभी रिलायंस का भी देखो आप, कितने साल ये था, वो कितने साल फ्लैट था, 3-4-5-6 साल फ्लैट था, लेकिन सबका ये करके गया, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि कंपनियों का ऐसा होता है, बहुत सारे सेक्टर है या कंपनीज का, कभी कभी सेक्टर जल्दी हो जाता है लेकिन वो कंपनी नहीं चलती है। लेकिन जब कोई टाइम आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ सालों का काम कुछ हफ्तों में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बने रहना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपका उस बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उस गेम में आप बने रहना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर फंडामेंटल में स्ट्रांग है तो मैं वही बोलता हूँ, रेट का ये नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग ये सोच के, मैं तो कभी बेचने के लिए स्टॉक लेता नहीं हूँ। करेक्ट। तो फाइनली रविंद्र जी का ये कहना है कि भैया कुछ सालों का काम जो है कुछ हफ्तों में हो जाता है शेयर मार्केट में, इसलिए बने रहें, दिल थाम के बैठे जिनके पास विप्रो है, और वो ज्यादा दिल थाम के बैठे। अगला स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं आपसे सर, येस बैंक। मतलब वो तो मेरी दुखती रग है, जब मैंने खरीदा 80 रुपए पे था, आज वो 12, 13, 15, 16 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। आजकल वो लोग ज्यादा फायदे में, जिन 10 रुपए में खरीद के 16 रुपए में बेच दिया। तो येस बैंक तो एक बॉल बन गया है कि टाइम पास करने के लिए, कि अभी 8-9 रुपए पे आ जाए तो खरीद लो, 16 रुपए में बेच दो। आपको लगता है वो कभी रिकवर कर पाएगा? अभी सर कैसा है सर, हम लोग मतलब मेरा कई वीडियो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, बहुत लोगों ने कमेंट में बोलते हैं येस बैंक। तो मैं हमेशा सर, जो फंडामेंटल में जो स्टॉक आता है ना, मैं कभी रिकमेंड में नहीं करता, पेनी स्टॉक में मैं बिलीव नहीं करता हूँ,
मैं विदाउट मेरे जो 12 पैरामीटर्स है जो माफ कीजिएगा, यस बैंक पेनी स्टॉक कभी था ही नहीं सर, 400 रुपए में ट्रेड करके आया है वो। हाँ, तो वही ना, तो फंडामेंटल वही बोल रहा हूँ, प्रमोटर्स। अभी हम लोग जो पैरामीटर्स देखते हैं ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि कंपनी का 11 साल का हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, और कंपनी हर साल जीडीपी से ग्रो करना चाहिए। जीडीपी मतलब हमारा देश का जीडीपी है ना, वो अगर समझो 5-6% ग्रो कर रहा है, तो वो जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पिछले कम से कम 5 साल से जीडीपी से डबल ग्रो होना चाहिए। तीसरा बात हम लोग देखते हैं प्रमोटर ऑनेस्ट होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए। प्रमोटर का होल्डिंग उस स्टॉक में अच्छा 50% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डेट फ्री कंपनी होना चाहिए, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयर रेशियो, कंपनी 20% 25% कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ 20% से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे पैरामीटर देखते वही स्टॉक हमारे इसमें आते हैं सब, और मोस्टली वही हमारे मतलब हमारा जो मैं पोर्टफोलियो जो वेल्थ मैनेज करता हूं मैं जो खुद लॉन्ग टर्म में, मैं ज्यादा मतलब हमारे जो 40-50 स्टॉक है, 5-6-7 हजार कंपनीज है मार्केट में, उसमें जो ये पैरामीटर में जो आती है कंपनी 70-80 कंपनी आती है, और उसमें से भी 30-40 कंपनी जो हम उसमें वॉच करते हैं, और उसमें ही हम लोग क्लोजली बिलीव करते हैं। फोकस काम रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें। तो ये काम करके हम लोग ये करते हैं, तो ज्यादा आपको अगर लॉन्ग टर्म में आपको पोर्टफोलियो बनाए तो फोकस होना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए जो चीजें होती है, ट्रेडिंग के लिए आपको फिर बाकी ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। क्या है, आपको कुछ सेकंड्स में, आपको कुछ मिनट्स में, वो अगर आपका स्किल डेवलप हो जाता है तो आपको फंडामेंटल की क्या जरूरत है भाई। आपको 10 मिनट के लिए तो स्टॉक रखना है, या 1 दिन के लिए तो रखना है। उसके लिए क्या फंडामेंटल, फिर यस बैंक हो या फिर टाटा मोटर्स हो या फिर एसबीआई हो या बैंक निफ्टी हो, आपने को तो कौन सा भी ऊपर नीचे होने वाला चाहिए। करेक्ट, तभी ट्रेडर का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडे अलग है, शॉर्ट टर्म के फंडे अलग है मार्केट में। तो ये सब चीजें डिपेंड्स करता है हर एक के इसके ऊपर। तो मतलब आप जितनी बात बोले हो उसके हिसाब से यस बैंक वालों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, वो रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं रिकवर सर, यस बैंक तो ट्रेडर का स्टॉक है। अच्छा, वो ट्रेडिंग करो मतलब? ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं है। ट्रेडिंग खेलते रहो जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से। विप्रो इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है सर, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। गजब, बहुत बढ़िया। सो फाइनली बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, मेरी खुद की नॉलेज एनहेंस हो रही है। बार बार आपने कॉन्वर्जेशन में एक लाइन बोली कि मेरे कुछ फंडामेंटल 11-12 रूल्स हैं, मेरे कुछ फंडामेंटल 11-12 रूल्स हैं, जिसके बारे में आप अभी 3-4 रूल्स तो अभी आपने बोले भी थे। लेकिन मैं फिर से चाहता हूं कि आप डिटेल में, इतना डिटेल नहीं, सीधे बताएं कि ये देखिए मेरे 12 फंडामेंटल रूल्स हैं, इनके हिसाब से ही मैं शेयर मार्केट में शेयर को चुनता हूं, ताकि हमारी ऑडियंस भी उसका फायदा ले पाए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट कर लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। जी सर, पहला रूल जो है वो है, स्टॉक जो है वो जीडीपी से ज्यादा ग्रो करना चाहिए। पिछले 3 साल का देखो, आप ज्यादा भी नहीं देखे तो भी चलेगा कि पिछले 3 साल से जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है और स्टॉक कितना % से ग्रो कर रहा है। दूसरा, ये पहला हम लोग देखते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट कैसा है, ऑनेस्ट है, इथिकल है, उसका थोड़ा सा आपको सोशल स्टडी करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है वो आके बैठता है क्या। अगर मैं रविंद्र भारती फाउंडर हूँ तो मैं आ रहा हूँ क्या कंपनी में, मैं कितने बार आता हूँ, मैं क्वार्टरली में रिजल्ट को आता हूँ, या मेरा स्टेटमेंट क्या है, उनका थोड़ा सा स्टेटमेंट, उनका विजन आगे क्या है, उनको क्लियरिटी होता है क्या है। तो उनका मैनेजमेंट का स्टडी आपका बहुत जरूरी है। प्रमोटर जो है, क्योंकि वही कंपनी को आगे लेके जाने वाला है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास मर्सिडीज भी है लेकिन ड्राइवर खराब है तो उसका कोई फायदा नहीं है। गाड़ी थोड़ी बहुत शादी भी होगी तो भी चलेगा, ड्राइवर अच्छा होगा बरोबर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर, कंपनी का प्रमोटर है, जो मैनेजमेंट है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। फिर कंपनी का प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्वालिटी है क्या, और ये लॉन्ग टर्म चलेगा क्या। अभी पेंट हो, एशियन पेंट, वो पेंट तो लगने ही वाला है हमेशा, वो बेसिक रूल है। जैसे मैंने बोला अभी इसमें एस्ट्रल पाइप, जो से पाइप तो लगने ही वाले है, सीमेंट तो लगने ही वाला है, तो लंबे समय तक चलने वाला है क्या ये, तो हाँ लंबे समय तक, तो लॉन्जिविटी होना चाहिए उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज। ये तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल वो एक ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी चीज मैं जैसे बोला आपको कि उसमें आपको डेट फ्री कंपनी, चौथी चीज कि डेट फ्री कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, 6 नंबर का, मतलब कि क्योंकि क्या है, प्रमोटर ने माल बेचा तो उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर मैं मेरे कंपनी का शेयर बेच दिया तो मैं बोलूंगा चलो अभी
ठीक है अभी दूसरा एक कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम्म, मेरे पास कितना माल है कंपनी का, मैं कितना सीरियस हूँ कंपनी को लेके। अगर मेरे पास स्टॉक होगा तो टेक होगा ज्यादा तो मैं तभी सीरियस होगा। तो आपको प्रोमोटर का होल्डिंग 50% के ऊपर होना बहुत जरूरी है, वो 6 नंबर का पॉइंट। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो रहता है कि जो इक्विटी इन्वेस्टर ने बाय किया है उसके ऊपर कितना रिटर्न्स मिल रहा है, तो वो कम से कम आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पकड़ के चलो आप 15% के आपका ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक करके रेशो होता है मार्केट में, वो थोड़ा आपको फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन आपको ओवरऑल बता रहा हूं अभी, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो 20% से ऊपर होना चाहिए। ये मेरा फिल्टर होता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये फर्क होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी खाली शेयर होल्डर के पैसे पे कितना कंपनी रिटर्न बना रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी शेयर होल्डर प्लस लोन्स बोरोविंग्स, उसके ऊपर कंपनी कितना पैसा बना रही है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन का वो एक रेशो होता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए ना, धंधा कितना भी टर्नओवर करके ये नहीं, फायदा नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऊपर होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में आपका 20% से ऊपर एनुअल सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, कम से कम 15% का तो डेडलाइन आपको उस कंपनी के लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तभी कंपनी का ग्रो कर रहे ऐसा समझ में आएगा ना। करेक्ट। तो ये सब चीजें देखोगे आप तो कौन सा भी रेट हो, होल्ड बने रहो, मार्केट आपको टाइम आपको पैसा दे देगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये सब फंडामेंटल के ऊपर में सर हम खुद काम करते हैं। क्या बात है। आई थिंक आपने इस कॉन्वर्जेशन में काफी चीजें सीखी होंगी और आप लोगों को मजा भी आया होगा। इनकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पायरिंग लाइफ है। एक फार्मर का बेटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 200-250 करोड़ रुपए का वर्थ बनाया, खुद का एक हेलीकॉप्टर है और न जाने कितनी फ्यूचर प्लानिंग लेके ये लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट ये खुद कह रहे हैं कि 2025-26 तक में IPO लेके आने वाले हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसके लिए जिगरा भी चाहिए, और आप लोग सीख भी रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तभी तो सीख पाएंगे। नोट करते रहिए। अब फाइनली सर हमारे एक प्रोमिनेंट सेगमेंट है, तो रैपिड फायर राउंड विद रविंद्र भारती जी। चलिए शुरू करते हैं इस रैपिड फायर राउंड को, बड़ा मजा आने वाला है। पहला सवाल आपसे, आपको ये बताना है आपके लिए फेवरेट क्या है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग? इन्वेस्टमेंट। क्यों? एक ही लाइन में जवाब देना है। क्योंकि मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं ट्रेडिंग से ज्यादा। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, जो बिगिनर्स हैं हमारे, उनका इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या है, 20 से पहले या 20 के बाद? जो है तुरंत 20 के पहले के जो लोग हैं 20 के पहले करे, 20 के बाद के अभी है जो 20 के बाद करे, क्योंकि 40 वाला बंदा तो अभी रिग्रेट करेगा अगर 20 से पहले बोलूंगा। सही बात है। बराबर के अभी वो क्या करेगा बेचारा। यानी कहने का मतलब ये है जो कि आप तुरंत आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आज का एज, अभी मैं तो हमेशा कहता हूँ 15 दिन का बेबी है, उसका पैन कार्ड खोलो, माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। पैन कार्ड बनता है उसका? माइनर का पैन कार्ड बनता है, माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन होता है। 15 दिन के बेबी का अकाउंट चालू करो और उसको लंबे इन्वेस्टर बनाओ, उसको बाद में पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके एजुकेशन में उसका जितना फीस है ना साल में भरते हो, उससे 50% खाली इक्विटी लेके रखो उसके नाम पे। क्या बात है, ये तो लेके रखोगे तो भी उसको ये होगा। ये तो नई चीज पता लग गई भैया। अपना जो अभी बच्चा जिसका पैदा हुआ है भैया, 15-20 महीने का हुआ होगा, आप उसका एक माइनर डीमेट अकाउंट खुलवाओ, पैन कार्ड बनवा लो उसका, और उसके नाम से पैसा जमा कराना शुरू करो। आप अच्छे अच्छे इक्विटीज खरीदो, शेयर्स खरीदो। सर का रिकमेंडेशन ये है। अगले सवाल पर चलते हैं सर। आपको मजा कब आता है? आपको बुल रन में मजा आता है या बियर रन में मजा आता है? सच में सर मैं क्या हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ मोस्टली, तो जितना मार्केट गिरता है ना मुझे बहुत मजा आता है ओहो, अंदर से, क्योंकि मैं बता आपको, मैं डेली बाय करने वाला आदमी हूँ। तो जिसको बाय करना है उसका क्या होता है, सही बात है। क्योंकि वो है, तो मैं खुद जितना मार्केट नीचे आता है मैं खुश हो जाता हूँ और बाइंग करते रहता हूँ सर। वही मैंने बोला कि रेट देखते नहीं हम लोग, तो अच्छा माल खाली है, पैरामीटर्स है हमारे, उसमें डालते रहो बस। अगला सवाल, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला। वॉरेन बफेट। इंडियन शेयर मार्केट और अमेरिकन शेयर मार्केट? इंडियन शेयर मार्केट। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट? शेयर मार्केट। क्रिप्टो करेंसी आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं? अब क्या लगता है, एक फैक्टर ऐसा कि नहीं मजा आता? उसका क्या है, कोई फंडामेंटल नहीं है उसको, वो किस बेस पे बना है, एक दिन बटन दबाया जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकल है वो, मैनेज है, बटन पे मैनेज होने वाला है। स्टॉक मार्केट धंधा, माल बिकता है, कंपनी सेटअप है, टर्नओवर होता है, प्रॉफिट होता है, रियल मनी है वो। करेक्ट। क्रिप्टो एक बटन पे जीरो हो सकता है। अगला सवाल, आपके हिसाब से, रविंद्र भारती जी के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट को सीखने की सबसे अच्छी बुक कौन सी है? सबसे अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ये जो बुक है वो सबसे अच्छी है। और उसके राइटर कौन है भाई? तो ग्राम्स, बेंजामिन ग्राम्स उसके ये है जी। और बाकी यूट्यूब बहुत अच्छा मीडिया है सर अभी, बुक से भी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी लोग
थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं बुक से, तो यूट्यूब बहुत अच्छा मीडिया है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक। सर बजाज फाइनेंस मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। बाप रे, बजाज उससे मेरे फाइनेंस बहुत अच्छा, और मेरा हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज रहता है उसका। अच्छा, एक बात मुझे समझता हूँ थोड़ा सा मैं, उसके बाद रैपिड फायर को कंटिन्यू करेंगे। एक HDFC है जो मुझे लगता है फाइनेंस में, स्पेशली होम लोन में, वो टाइगर्स हैं, मतलब पायनियर्स हैं इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि HDFC से ऊपर कोई है। तो फिर भी आप बजाज फाइनेंस पर क्यों टिके हो? उनकी सर्विसेज आपको लगता है कि बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू? क्योंकि क्या है सर, बजाज फाइनेंस का क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग स्टूडेंट को लोन, एजुकेशन लोन देते हैं बजाज फाइनेंस का। और मार्केट में बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उनको होम लोन के ऊपर 6-7% कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट से। लेकिन ये जो कंज्यूमर बेस्ड फाइनेंस है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी ना, उनका सर हम लोग क्या करते हैं, वो डीलर को पे करना पड़ता है और हर महीने उनका 6-7 महीने में उनका वो निपट जाता है। तो उनका जो रिटर्न, उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना सर, वो उसका उनको एक्चुअल में 30-40% उनको रिटर्न ये मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 8-10% किधर और 30-40% किधर, ये बहुत बड़ा गेम है। ये हमारे पब्लिक को समझ में नहीं आता है, क्योंकि 6 महीने 1 साल के लिए तो माइक्रो फाइनेंस करते हो, EMI छोटे छोटे करते हैं, लेकिन उनको 30-40% का बेनिफिट हो रहा है। और मार्केट से कितना रेट से उठाते हो, 5%, 4%, वो बहुत बड़ा गैप है। तो वही तो प्रॉफिट है ना फाइनेंस कंपनियों का। करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब फंडामेंटली जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स है। एक को 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लोन दिया और वो भाग गए तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन 20,000 25,000 50,000 का लोन है ना, उधर रिस्क नहीं है ना सर। हाँ, एक मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था किसी के साथ में, तो वो क्या कहता है, उसका कोई फ्रेंड था, वो टेम्पो वालों को, जो ये 3 व्हीलर्स होते हैं, उनको लोन देते थे। अब 3 व्हीलर्स बेचारे, वो 3 व्हीलर वाले इतने पैसे वाले हैं नहीं, बैंकों में कहाँ जाके धक्के खाएंगे। तो ये जो जनरल फाइनेंस कंपनीज हैं, उनसे बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। और वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो मुझे लगता है बजाज का भी कुछ ऐसा ही वही मतलब छोटे छोटे लोन से और रिस्क कम है, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और रिस्क कम है। भाई नहीं दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और छोटे लोग लोन देते हैं। करेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे कंज्यूमर है वही लोन भरते हैं। तो मुझे बजाज फाइनेंस के साथ मेरी थोड़ी वो है, बट मैं खरीदूंगा। उन्होंने मेरा पैसा मार लिया था, बट मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से शेयर खरीदने के बाद मुझे उनका पैसा रिकवर करना पड़ेगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मार्केट लर्नर और शेयर मार्केट एडवाइजर, आपको एक चूज करना है। शेयर मार्केट लर्नर, मैं तो लाइफ टाइम लर्नर बनने में मैं बिलीव रखता हूँ, क्योंकि नहीं, हर चीज आदमी जब भी सीखेगा तभी ग्रो करेगा। तो लर्नर ही हमेशा अच्छा है, और मैं लर्नर बन के ही अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। क्या बात है। अगला सवाल एक ही लाइन में आपको जवाब देना है, तो फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इंडियन शेयर मार्केट। सर बहुत बढ़िया फ्यूचर है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, खाली आप बने रहो मार्केट के साथ, बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। अगला सवाल है, योर इंस्पिरेशन इन शेयर मार्केट, आपका इंस्पिरेशन कौन है? वॉरेन बफेट जी को मोस्टली, लेकिन मैंने ऐसा एज अ सच मैंने इतना ज्यादा ये नहीं किया मैंने किसी को, क्योंकि मैंने इनको भी देखा था, राकेश झुंझुनवाला जी को, उनका हेल्थ बहुत सही था, मतलब मैं ऐसा मिला था, तो उनका इतना हेल्थ का इशू था उनका, तो देख के तो मेरा ऐसा ही नहीं, मैं वॉरेन बफेट को ही फॉलो किया हो। इंडिया में तो ऐसा ज्यादा ऐसा एज सच नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर ही मैंने ज्यादा काम किया, और मैं खुद को ही इंस्पिरेशन मानता हूँ। खुद को ही चैलेंज लेना है, खुद को ही नया चीज सीखना है, और खुद का गोल सेट करके आगे जाना है। क्या बात है। स्टॉक मार्केट के ऊपर आपकी फेवरेट फिल्म जो आपको लगती है बड़ी अंडररेटेड, में मजा आता है? हाँ, अभी मेरा बाजार जो है मेरा, क्योंकि वो मूवी मुझे अच्छा लगता है, अभी के जमाने की मूवी है, तो वो बेस्ट लगती है मुझे। मुझे एक और सवाल दिमाग में आ रहा है कि अभी नेटफ्लिक्स और ये जो अमेजॉन प्राइम, ये सब आजकल क्या है, शेयर मार्केट, काफी वेब सीरीज ऐसी हैं जो शेयर मार्केट पर बनी है, बड़ी पॉपुलर हुई हैं, जैसे कि 1991 हर्षद मेहता का जो स्कैम था। तो आपने 1992 वो देखा आपने? हाँ, देखा है। तो आपको जो ये हर्षद मेहता का कैरेक्टर है, या फिर और भी बहुत सारे स्कैमर्स हैं, बेसिकली वो स्कैमर्स हुए बिकॉज उन्होंने क्या है, लूप होल पकड़े, उन्होंने रूल्स तोड़े नहीं थे। राइट। पर वो फाइनली, क्योंकि वो बुक्स में ऐसा था, तो पॉलिटिशियंस और वो सब स्कैमर्स, एक ठप्पा लग गया, बेचारे मर गए, उन्होंने लूप होल्स पकड़े थे बेसिकली। तो आप उससे हर्षद मेहता की स्टोरी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, या आप सोचते हैं कि नहीं यार वो एक स्कैमर ही था? नहीं, मुझे तो इंस्पिरेशन मिलती है सर। तो आप उसे स्कैमर नहीं मानते? स्कैमर नहीं मानता हूँ मैं तो पूरी दुनिया उसका, जैसे जिन्होंने उसका स्कैम खोला था वो पत्रकार, वो तो क्या सर, वो सिस्टम का ये था सर। अभी भी वो बहुत सारे अभी स्कैमर है भी अभी भी इंडिया में, अगर जब तक, क्योंकि वो सिस्टम का ये है ना, फॉल्ट है ना, उनका फॉल्ट नहीं है वो, तो सिस्टम ही उस टाइम पे ऐसा था। अभी आप बोलोगे बहुत सारे बिजनेस है, सब सर्कल लिस्ट में आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सिस्टम के लूप होल्स है। तो हम लोग, मैं तो उनको
मैं नहीं मानता, मैं सिस्टम का प्रॉब्लम मानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी, वो ये सब चीजें एक ही चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने ये किया, एक्सपोजर ज्यादा किया, थोड़ा मतलब मैं वही बोलता हूँ कि सोच के करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिस्क, ओवर क्या बोलते हैं, ओवर उन्होंने एक्सपोजर लिया। मतलब खुद के पास जितना पैसा होता है उतना इन्वेस्ट किया होता तो वो प्रॉब्लम में नहीं आते। तो मार्केट से पैसा उठा के इन्वेस्ट किया, वो एक गलती किया, जल्दी अमीर होने का सोचा, वो गलती हुआ, लेकिन वो स्कैमर नहीं थे। तो पहला अगर सवाल मैं उस सीरीज के मुताबिक पूछूं तो रविंद्र भारती जी जो हर्षद मेहता से एक सीख लेना चाहेंगे, वो क्या होगी? वो सीख लेना चाहिए कि रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क है तो इश्क है, और हमेशा मैंने खुद के ऊपर रिस्क लेता हूं मैं, तो हर एक रिस्क लेना चाहिए। आप किसी स्टॉक के ऊपर लो या खुद के ऊपर लो, लेकिन रिस्क लेना चाहिए। दूसरा सवाल, हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज थी उससे रविंद्र भारती जी एक ऐसी चीज क्या सीखे कि वो मुझे कभी नहीं करनी जिंदगी में? हाँ, वही ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। मतलब अपने आप को अमिताभ बच्चन बताना शेयर मार्केट का, ये सब चीजें ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। एटीट्यूड, आपको अगर आप खुद को भगवान समझने लगे तो भगवान आपको एक बार सिखा देता है कि उसकी जरूरत क्या है। तो अब यहाँ से मेरा एक सवाल है, आप जैसे इस पद्धति को मानते हैं कि मुझे ओवर एक्सपोज नहीं करना, और यहाँ पर दो तरह के लाइफस्टाइल्स हैं। एक तो वॉरेन बफेट का लाइफस्टाइल है, उन्होंने जिंदगी में एक घर खरीदा, एक गाड़ी थी, वो आज भी उनके पास है, उन्होंने जो पैसा है वो सिर्फ दान किया है, कभी भी ओवर एक्सपोज नहीं किया। ओवर एक्सपोजर बोल रहा हूँ सर मैं, एक्सपोजर। और एक्सपोज मतलब दिखाने वाला नहीं बात करो, स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर होता है। अच्छा, यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए में तो 1000 का माल नहीं लूंगा मैं। अच्छा, समझ गया, वो एक्सपोजर की बात कर रहा था। मैं फिर से पर उसी सवाल पर आता हूँ, क्योंकि वो रिलेट करता है आपसे, कि आपने दो पर्सनैलिटीज के बारे में समझा, शायद आप भी उससे सीखते हैं। एक तो है हर्षद मेहता और दूसरा है हमारे पास वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट बड़ी सादी जिंदगी जीते हैं, इतना महंगा सब कुछ होने के बावजूद भी सादी जिंदगी जीते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको कितना जायज लगता है कि आपने जब 200-250 करोड़ का वर्थ बनाया, उसके बाद आपने उन पैसों से एक हेलीकॉप्टर खरीदा, आपको कितना वर्थफुल लगता है कि मैंने क्यों खरीदा? मुझे कैसा लगता है सर कि हर एक का लाइफ और एस्पिरेशन अलग अलग है। अभी उनको अच्छा लगता है, उनका वो पर्सनल लाइफस्टाइल है, तो उनके लिए वो सही है। अगर मेरे लिए क्या है, कुछ चीजें अगर मैं पैसा बना रहा हूं, अगर मैं उसको एंजॉय नहीं करूंगा कुछ हद तक, 5-10% तो मुझे यूज करना चाहिए ना। बराबर तो मतलब ये हो गया कि हेलीकॉप्टर जो इन्होंने खरीदा है वो इनकी वर्थ का कितना, 5% तो ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि 0.1% भी नहीं होगा, 1-2% होगा शायद, 1-2% होगा। क्या बात है। अरे तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, उस फिलोसफी में मैं भी बिलीव नहीं करता, इनफैक्ट तो मैं तो ज्यादा ही दिखाता हूँ, जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा ही दिखाता हूँ। मुझे बड़े शौक है इन सब चीजों के। तो आपके पर्सनल लाइफ पे थोड़ा और डीप डाइव करते हैं रैपिड फायर में। आपका फेवरेट ब्रांड क्लोथिंग में? मैं तो रेबंड के ही सर ये करता हूँ, ब्लेजर से पहनता हूँ मोस्टली। आपका फेवरेट आउटफिट? आउटफिट इन द सेंस, देखिए, आपका फेवरेट ब्रांड है रेमंड, आपका फेवरेट आउटफिट मतलब आपको ज्यादा क्या पहनना पसंद करते हैं कि ठीक है यार, अपन निक्कर और टी शर्ट ठीक है, सूट बूट ठीक है, कुर्ता पजामा ठीक है, टक्सीडो ठीक है, क्या अच्छा? अभी क्या हुआ सर, मैं सबसे पहले करियर के ये जो था उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा नहीं था तो उस टाइम पे करता था, तो उस टाइम से मुझे ब्लेजर पहनने का आदत लगा है। तो वो इतना लगा है कि मुझे नहीं पहनता तो मुझे ऑफर्ड लगता है। तो अभी वो क्या, मेरा मतलब ये ट्रेडमार्क ही बन गया ऐसा बोलो, तो वो अभी आदत बन गई है, अभी वो उसको ये नहीं हो सकता, अभी कैसा छूट गया ऐसा कुछ लगता है मुझे। आपका फेवरेट वॉच ब्रांड? मॉन्टब्लैंक। आपका फेवरेट मोबाइल ब्रांड? मैं तो सर सैमसंग ही यूज करता हूँ, एप्पल भी यूज कर किया था, लेकिन मुझे जो मजा एंड्रॉइड में आता है वो इसमें आता है। आपका फेवरेट परफ्यूम ब्रांड? परफ्यूम ब्रांड में शायद ऐसा शौक नहीं रखता हूँ सर परफ्यूम का, लेकिन मेरे पास वो टाटा के परफ्यूम है कुछ, टाटा के। हाँ। आपका फेवरेट शू ब्रांड? शूज ब्रांड में मेरा ड्यून करके है। आपका फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक्स और बियर्स लेता हूँ मैं, बियर ज्यादा लेता हूँ मैं, ड्रिंक ज्यादा, हार्ड ड्रिंक नहीं ज्यादा ये करता हूँ, लेकिन बियर कभी कभार में ले लेता हूँ। आपका फेवरेट फास्ट फूड? फास्ट फूड में पिज्जा। आपका फेवरेट एक्टर? सलमान खान। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। आपकी फेवरेट मूवी? गुरु। बहुत बढ़िया, गुरु। हाँ। क्या बात है। आपका फेवरेट स्टॉक ब्रोकर? एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा बिजनेस किया और बहुत सारा पैसा बनाया, और उस स्टॉक में भी बहुत पैसा बनाया। जब से लिस्टेड है तब से मैंने बहुत एंजल ब्रोकिंग से भी बहुत ये किया है। घर पे आपकी इंस्पिरेशन कौन है? फादर। आपके पापा से एक ऐसी चीज जो आपने सीखी? ईमानदारी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर खत्म होता है, बहुत मजा आया। इनफैक्ट मजा पता है तब ज्यादा आता है जब ऐसे जो फाइनेंस में घुसे हुए लोग
इनको अंदर से जानते हैं, तो भैया ये शौकीन लोग होते हैं बाय द वे, ऐसा नहीं कि हर चीज में पैसा पैसा देखते हैं। सो द नेक्स्ट राउंड इज व्हाट इज कमिंग इनटू योर माइंड व्हेन यू आर हियरिंग दीज वर्ड्स। तो देखिए सर, पहला सवाल इसी सेगमेंट का, तैयार है, कंफर्टेबल है? यस यस यस। आप वैसे रिस्पॉन्ड करते, रिएक्ट नहीं करते, पर ये रिएक्शन वाला कुछ सेगमेंट है जिसमें आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। पहला सवाल, इंडियन शेयर मार्केट। मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएमसीजी। लेना ही चाहिए। अगला सवाल, फाइनेंस। ज़्यादा होल्डिंग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इम्प्रूव होना चाहिए। इंडियन मीडिया। और बिकना नहीं चाहिए, जिससे पैसा मिलता है वही प्रमोट किया जाता है, तो वो थोड़ा सा इसमें होना चाहिए। इंडियन यूथ। बहुत पावरफुल है। वॉरेन बफेट। एक सीख है वो। हर्षद मेहता। इंस्पिरेशन है। अमिताभ बच्चन। डेडिकेशन। नरेंद्र मोदी। क्या बोलते हैं वो, बॉस है वो, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। नितिन गडकरी। पेशेंस। आपके पिताजी। पिताजी, वही मैं बोला, ईमानदारी जो है वो कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं है। रविंद्र भारती की एक पॉजिटिव चीज एज अ ह्यूमन। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी चीज़ है ना, वो इंस्पिरेशन है। मैं मतलब इंस्पिरेशन काइंड ऑफ, और रिस्क लेना मुझे बहुत पसंद है। रविंद्र भारती एज अ स्टॉक ब्रोकर। तो नेक्स्ट बर्कशायर हाथवे। रविंद्र भारती का फ्यूचर। दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्ट में एक बार बेल बजाना है। रविंद्र भारती का पैशन। इन्वेस्टिंग। रविंद्र भारती का सबसे बड़ा सुख। जब मुझे आदत है, हर मैं थर्सडे को मैं टेम्पल में जाके मेडिटेशन करता हूँ, तो मेडिटेशन से मुझे बहुत बढ़िया एनर्जी मिलती है। रविंद्र भारती का आज तक का सबसे बड़ा पश्चाताप, रेग्रेशन। वो गलती से मैंने मेरे बच्चे के पेट से ऊपर मेरे हाथ से ही गाड़ी गया था, क्रॉस हुआ था, तो वो बहुत बड़ा मेरा गलती था। मैंने रविंद्र भारती की सबसे बड़ी सीख। हमेशा सीख कर ही आदमी आगे जिंदगी में आगे जाएगा, तो लर्निंग कभी छोड़ना नहीं है। पैसा और परिवार। परिवार। स्टॉक मार्केट या फिर बिजनेस, किसी एक को चुनना है। स्टॉक मार्केट। आपके पिताजी की दी गई आपको सबसे बड़ी नसीहत उनके सबसे बड़ी दी गई, उनका जो है, उन्होंने जो भी है वो बचा के रखा। जो भी था, जो लैंड था हमारा, जो भी थोड़ा बहुत था, 2-3 एकड़ था, वो उन्होंने उसको सर्व किया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी वो थी। क्या बात है, क्या बात है। तो फाइनली हमारा ये सेगमेंट भी खत्म होता है। बहुत मजे आए इन सवाल जवाब में। अब हम लोग हमारे सेशन के, इस पर्टिकुलर सेशन के, जिसमें आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। बाय द वे, इनके यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं। इनका एक हिंदी में स्टॉक मार्केट का चैनल है, इनका मराठी में स्टॉक मार्केट का चैनल है। अगर आपने अभी तक नहीं सर्च आउट किया है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे रहे हैं, जाके क्लिक करिए। और इनफैक्ट ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इनका पूरे वर्ल्ड का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का बेस्ट कोर्स ये लोग करवाते हैं। तो अगर आपने अभी तक रिसर्च नहीं किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक करें। आखिर में जाते जाते रविंद्र भारती जी, इतने सारा यूथ, जैसे आपने कहा कि यूथ, हमारा इंडियन यूथ बहुत पावरफुल है, बहुत संभावनाएं हैं, तो अगर रविंद्र भारती जी को अगर 3 ऐसी सलाह हमारे यूथ को देनी हो कि उससे, उन 3 सलाहों से जितना भी यूथ बैठा है अपनी ज़िंदगी बदल पाए, तो आप क्या कहें? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि नई चीज़ें सीखो और कुछ खुद का स्टार्ट करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि सीखो और खुद का स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ो। क्योंकि आप लोग खुद स्टार्ट करोगे, खुद शुरुआत में, क्योंकि आप लोग ट्राई कर सकते हो, और आप खुद अच्छा करोगे तो आप और लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो खुद का पहले ये करो और फिर बाद में लोगों के लिए भी करो। ये इम्पोर्टेंट मेरा ये है। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, मुझे तो बहुत सीखने को मिला। आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। बस आपको अब क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको ये बताना है कि रविंद्र भारती जी का कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा। आपने कौन सी ऐसी चीज़ रविंद्र भारती जी से नहीं सीखी, वो भी आप बताइए। और अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या सवाल पूछते, ये भी आपको बताना है। मिलता है अगले सेगमेंट में। टिल देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।